वाकई में ये जो कहा जा रहा है कि साहब यंगस्टर्स काम नहीं करना चाहते, अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री की जो डिमांड है उस हिसाब से उनका एटीट्यूड नहीं है काम करने का, और सरकारी योजनाओं के कारण क्या वाकई में लोग अब शहरों में काम करना नहीं जाना चाहते, वहाँ अपने गांव में ही रहना चाहते क्योंकि सब कुछ उन्हें वहीं मिल रहा है मुफ्त में? ये एक बड़ी बहस छिड़ गई है। साथ ही साथ बात होगी इन्फोसिस की मास ले ऑफ्स की भी, क्योंकि एक तरफ हमें इस तरह के कॉर्पोरेट की तरफ से बयान नजर आते हैं, दूसरी तरफ जो वर्कफोर्स आपके पास है, आरोप ये भी लगते हैं कि आप उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे और उनसे आप बस पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये आरोप है, सच्चाई क्या है बहस के बाद आप तय कीजिएगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। देश में जब इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है, तब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक अनोखी चुनौती से जूझ रही है, और ये चुनौती है श्रमिकों की कमी। ये बातें एल&टी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एस.एन. सुब्रमण्यन ने कही है। उनका कहना है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की वजह से मजदूर अब काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत में काम की तलाश में दूसरे शहरों में जाने की प्रवृत्ति कम हो रही है। उन्होंने बताया कि एल&टी को हर साल 4 लाख कर्मचारियों की जरूरत होती है, लेकिन 3 से 4 गुना अधिक कर्मचारी की भर्ती करनी पड़ती है, क्योंकि लोग लगातार काम छोड़ते जा रहे हैं। उनका कहना है कि लोग अब पहले की तरह साइट्स पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गरीब कल्याण योजना और मनरेगा जैसी योजनाओं के कारण मजदूर गांवों से बाहर आकर काम करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अब कर्मचारियों को काम पर लाने के लिए पारंपरिक तरीकों की बजाय डिजिटल माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एल&टी अब वर्कर्स को मैसेज भेजकर काम के ऑफर देती है और वे खुद तय करते हैं कि उन्हें काम करना है या नहीं। इसके लिए उन्होंने HR फॉर लेबर नाम से एक अलग विभाग बनाया। इंजीनियरिंग और IT सेक्टर में भी यही समस्या देखी जा रही है। वर्कर्स है ही नहीं। सुब्रमण्यन ने बताया कि पहले कंपनियां अपने कर्मचारियों को किसी भी शहर में भेजकर काम करवा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि 1983 में जब उन्होंने एल&टी ज्वाइन किया था तो उनके बॉस ने कहा था कि अगर आप चेन्नई के हो तो दिल्ली जाकर काम करो, लेकिन आज अगर वो किसी नए इंजीनियर से ये कहते हैं तो वो दूसरे शहर जाने के लिए साफ मना कर देता है। उन्होंने कहा कि IT सेक्टर में कर्मचारी अब ऑफिस से काम करने को भी तैयार नहीं है। अगर आप किसी IT प्रोफेशनल को ऑफिस आने के लिए कहेंगे तो वो नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाता है। ये एक अलग दुनिया है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुब्रमण्यन ने ये भी कहा कि बदलती दुनिया के साथ सरकार और कंपनियों को नई नीतियां बनानी होंगी जो बदलती दुनिया के अनुरूप हों, क्योंकि भारत और विकास में वर्कफोर्स की भूमिका बेहद अहम है। लेकिन अगर कर्मचारी और पेशेवर काम से दूर होते गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आगे ले जाना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं दिलीप चिनॉय साहब का, जो कि पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO रहे हैं NSDC के। बहुत बहुत स्वागत है चिनॉय सर आपका हमारे शो पे, वेलकम। हमारे साथ हैं रजनीश सिंह, जो कि CEO हैं सिंपली HR ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश सर आपका भी हमारे शो पे। अब चर्चा की शुरुआत चिनॉय सर आपसे ही करते हैं। पहले तो सर ये इसमें कोई शक नहीं है कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के एक क्राइसिस के दौर से अब लग रहा है कि हम लोग वाकई में गुजर रहे हैं, लेकिन आप एल&टी चेयरमैन के इस रिमार्क्स से कितना इत्तेफाक रखते हैं? 2 पार्ट हैं उनके रिमार्क के, बेसिकली लेबर पार्टिसिपेशन और उसकी वजह से जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हैं वो, और दूसरा उनका पार्ट है कि जो यंगर जनरेशन है वो अपनी शर्तों पे काम करना चाहती है। वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अगर उनका ख़त्म कर दिया जाए, वर्क फ्रॉम ऑफिस बोल दिया जाए, तो वो नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ट्रांसफ़र कर दिया जाए, अपना उन्होंने उदाहरण दिया कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था चेन्नई से थे, उनके बॉस ने बोला तुम दिल्ली जाओ। आज की डेट में अगर ऐसा बोलेंगे तो वो थैंक यू, गुड बाय, या जो भी उनके शब्द थे वो कह रहे हैं कि आज बोल देंगे। आप इत्तेफाक रखते हैं क्या सच में यंगर जनरेशन ऐसी है? दीपक, 2 प्रश्न आपके। एक तो धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन द शो, एंड 2 प्रश्न आपके। पहला जो है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का और लोगों को एक तरीके से जो वेलफेयर स्कीम्स मिल रहे हैं उसको कैसे एड्रेस किया गया, ये एक नई समस्या नहीं है। शायद आपको अगर आप देखें तो 2013 में कई CEO ने एक बयान दिया था उस टाइम के मनरेगा के होते हुए लोग जो है एक तरीके से काम पे नहीं आना चाहते हैं और एक कठिनाई होती है। उस टाइम जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जो थे मिस्टर मेहता, उन्होंने भी कहा था, और कई और CEO ने कहा था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा और कौन CEO थे, 13-14 CEO ने ये एक तरीके से उस टाइम भी कहा था। अब आगे अब अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि कोविड के बाद भी ये थोड़ी सी बढ़ गई है।
क्योंकि इसका 2-3 कारण है कि लोग अपने गांव से और कहीं जाने से एक तरीके से हिचकिचाते हैं। पहला ये है कि अगर आप कहीं नए शहर में जाएं और वहां पे काम करें, तो आपकी रहने और खाने की एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है। हालांकि एलएनटी के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स पे जाएं, वहां पे रहने की सुविधा मिलती है और खाने की सुविधा मिलती है, लेकिन सारे लोगों को उसकी कोई एक तरीके से जानकारी नहीं है। और ये बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर घर में लोकली काम करके आप पैसा कमा सकते हो, तो बाहर जाके काम करना और रहने का और खाने का खर्चा एक तरीके से लेकर के और जो बचता है वो घर भेजना एक काफी कठिनाई हो जाती है लोगों के लिए। तो इसलिए आप सुनते हैं कि 400 रुपए 500 रुपए पे लोग एक जॉब से दूसरे जॉब पे ले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसकी एक कारण ये हो गया क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है ना, और ये जो है ये अभी शहर के अंदर नहीं है, और जो शहर के अंदर रहे हैं वहां पे रहने की जगह नहीं है। तो ये काफी एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक सिस्टम बन गया है। उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कई कदम उठाए थे। आपको याद होगा कि बजट में उन्होंने लो कॉस्ट वर्कर हाउसिंग की डॉर्मेटरीज के बारे में बात की और ऐसे अलग स्कीम्स बात की थी। गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर काफी एहसास है। तो ये आपका पहला जो प्रश्न का एक उत्तर है। दूसरा जो आपने कहा था यंग जनरेशन का, मेरे ख्याल ये ना उनको उनको अपनी काबिलियत पे काफी दे हैव अ फुल बिलीव कि दे कैन डू इट। ठीक है, काबिलियत पे विश्वास है। तो अगर उनके जो कंडीशंस के जो उनके जो शर्त हैं उस पे अगर नौकरी ना मिले तो वो छोड़ने के लिए तैयार है। देखिए, हमारा 10-15 साल जो है, तो अगर एक बड़ी कंपनी में अगर ये प्रश्न पूछा जाता था कि अगर आप 5 साल बाद क्या करोगे, तो नॉर्मल आंसर होता भाई मैं 5 साल में इसी कंपनी में बड़ा मैनेजर बनूंगा या इस कंपनी का कुछ बनूंगा। आज अगर वो लोगों से प्रश्न पूछेंगे, पता नहीं कहीं मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं वहां जा सकता हूँ। तो ये ये इनकी जो यंगर जनरेशन की एक मोबिलिटी है और उनके जो अपने काबिलियत पे विश्वास है, और वो कहते हैं कि हमें अपने ही तौर पे काम करना चाहिए। आई थिंक सर यू पुट इट इन राइट वर्ड्स कि उनकी जो अपनी काबिलियत है और उसकी वजह से जो उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो उस वजह से वो कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि साहब हमारे अकॉर्डिंग आपके वर्क एनवायरनमेंट नहीं है या फिर इस नौकरी की शर्त नहीं है और लीजिए हम चले। तो इसमें अब क्रिटिसिज्म अब मैं आऊँगा। हमारे साथ इस वक्त हरप्रीत सिंह सलूजा भी जुड़ चुके हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं नाइट्स के। वो संस्था है जो मुखर होकर कामगारों की आवाज़ को उठाते हैं, खासतौर से आईटी इंडस्ट्री के कामगारों की आवाज़ उठाने में बीते कुछ सालों से आप बहुत सक्रिय हैं हरप्रीत और उनकी टीम। स्वागत है हरप्रीत आपका भी। लेकिन उससे पहले मैं रजनीश सर आपके पास आना चाहूँगा। अब एक जो बात जो कही है, जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि मैं उस पर भी आऊँगा। हालांकि कंस्ट्रक्शन लेबर क्राइसिस है, उसका बहुत अच्छे से चिनॉय सर ने बताया कि कैसे एलएनटी जो है वो चैलेंज फेस कर रहा है इन मोबिलाइजिंग वर्कर्स डिस्पाइट अ डेडिकेटेड एचआर टीम। वो उसके कारण हमको समझ में आ रहे हैं। बट जो वाइट कॉलर वर्क प्रेफरेंसेस पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि भाई यंगर प्रोफेशनल्स वो रीलोकेट होने के लिए रिफ्यूज़ कर रहे हैं, लेस अडेप्टेबल हैं ट्रेडिशनल वर्क डिमांड्स में, और इससे वो बड़े बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा कि गुस्से में हैं, रोष में हैं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं यंगर जनरेशन हमारी ऐसी है? नहीं, मैं दिलीप सर से बिल्कुल ही सहमत रहूंगा। और ये तो मानना पड़ेगा कि आज की जो जनरेशन है काफी एस्पिरेशन रखती है, बहुत एम्बिशियस है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। सो दिलीप सर ने जो बोला कि उनकी कैपेबिलिटी पे, उनके खुद के उस पे उनको काफी कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए वो मुड़ करके शायद किसी एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि मैं कोई शहर शिफ्ट नहीं करूंगा। दूसरा मुझे और लगता है कि कोविड का जो दिलीप सर ने भी उसका जिक्र किया था कि कोविड के बाद जब से लोग अपने होम टाउन की तरफ शिफ्ट किए हैं और वहां पे अगर उन्हें अपने घर के कंफर्ट से उनको काम मिलने लगा है और सैलरी भी ठीक ठाक मिल रही है, तो उनको कोई ऐसा मुख्य कारण लग नहीं रहा है कि वो क्यों किसी बड़े शहर में जाकर के एक नौकरी करें, वहां पे एक्स्ट्रा रेंट दें। सो एक तरह का डिसरप्शन आया है, और इसको मैं मान के चलता हूं कि डेफिनेटली जो यंगर लोग हैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखते हैं कि अगर मुझे रियली फोर्स किया गया टू मूव किसी शहर में, तो शायद वो घर बैठ जाए या अपना कुछ काम शुरू कर लें। सो एक तो एंटरप्रेन्योर बनने का भी एक आजकल जो एक तरह से दौर चला है, लोगों को काफी लगता है कि मैं शायद अपना ही कुछ काम शुरू कर लूं और उसी बतौर मैं कुछ अपना फाइनेंशियल अपनी कंडीशन को ठीक कर लूं। तो ये भी एक अच्छा एक तरह से ट्रेंड है कि लोग
नौकरी से काफी मूव कर रहे हैं टुवर्ड अपने अपने बिजनेस को चलाने का। वो भी एक कारण मैं देख रहा हूँ जिससे कि यंगर जनरेशन कहीं ना कहीं एक तरह से काफी प्रिपेयर्ड रहती है आजकल वो नकारने में कि नहीं मैं शहर नहीं। तीसरा जो मुझे कारण लगता है कि एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रही है सबके अपने अपने शहरों में, कहीं ना कहीं सबको लगता है कि मैं उस शहर क्यों जाऊं जबकि मेरे ही शहर में इतना कुछ बदलाव हो गया है, करेक्ट। इतना कुछ डेवलपमेंट हो गया है। तो थर्ड फैक्टर मेरे को वो भी लगता है कि अपने लोकली उनको अगर सिटीज में या फिर टाउन्स में भी उनको अगर सब कुछ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हम यहाँ से क्यों मूव करें। ऑलराइट सर, ये 3 पॉइंट आपने बताए। मैं हरप्रीत के पास आऊंगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा ये जो पूरा का पूरा डिबेट है इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है कॉर्पोरेट पॉलिसीज में, हम उस पर चर्चा करेंगे। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि साहब एम्प्लॉय फ्लेक्सिबल भी रहें, आपके लिए काम भी करें, और जब आपके पास एम्प्लॉय आता है तो आप 2-2.5 साल उनके बर्बाद करके उनको अनप्रोफेशनली रातों रात निकाल देते हैं और सोचते हैं कि आपकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों हैं, हम इस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ ये पूरा जो एक क्राइसिस है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, माइंडसेट, इन सब का, इस पर बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। हरप्रीत सिंह सलूजा, एल&टी चेयरमैन जो हैं वो क्लेम करते हैं कि यंग वर्कर्स लैक कमिटमेंट एंड ही इज एक्सप्रेसिंग हिज डिजायर टू मेक एम्प्लॉयज वर्क ऑन संडेज एज वेल एज वी हैव सीन इन पास्ट। उनका ये रिमार्क बड़ा स्पार्क हुआ था पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड और सोशल मीडिया में। अच्छा, दूसरी तस्वीर हमारी ये है कि इन्फोसिस, अब ये तो 90 घंटे की पैरवी की बात कर रहे थे, लेकिन इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति साहब 70 घंटे की वकालत कर चुके हैं अ वीक, और फिर उनकी ही कंपनी में सालों तक वेट करने के बाद इन्फोसिस के 400 कर्मचारियों को, ट्रेनीज को अनप्रोफेशनली फायर कर दिया जाता है। अनप्रोफेशनली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बातें वहाँ से उभरकर सामने आई हैं कि बाउंसर्स को रखा गया था, लड़कियाँ गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी कि आप हमें एक रात का तो मौका दीजिए, लेकिन उनको बाउंसर्स की मदद से बाहर करने के लिए इस तरह के अनप्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ आना पड़ा। ये कॉन्ट्रडिक्शन इन कॉर्पोरेट पॉलिसी क्यों, ऐसा क्यों कि आप सब कुछ चाहते हो एम्प्लॉई से और बदले में उनको आप कुछ देना नहीं चाहते? ये कॉन्ट्रडिक्शन इन कॉर्पोरेट पॉलिसी आपको क्यों नजर आती है? आपकी स्टडी क्या कहती है? धन्यवाद दीपक जी। एक शब्द में अगर मैं इस बात को डिस्क्राइब करना चाहूंगा तो मैंने जैसे पिछली चर्चा में भी आपको बताया था, ये कैपिटलिज्म है, क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको हम कह सकते हैं। जहां तक बात आती है सुब्रमण्यम जी की, तो उनका एक स्टेटमेंट अभी ये भी आया था कि वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट की है उनके कारण शॉर्टेज ऑफ लेबर है। हालांकि आपने जब इन्फोसिस की चर्चा की है तो मैं ये पॉइंट भी सबके सामने रखना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की ही एक वेलफेयर स्कीम है NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम, जिसके तहत गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन्फोसिस जैसी कंपनी को जो एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं, इन ट्रेनिंग्स को जो ट्रेनिंग देते हैं उसके एवज में गवर्नमेंट उन्हें 9,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड दे रही है। तो इन्फोसिस अगर आके पब्लिक में ये बोल रही है कि हम 25,000 रुपए इन ट्रेनिंग्स को दे रहे हैं तो वो पार्ट गलत है। अभी जो ये ट्रेनिज जितने भी हैं, कंपनी का दावा है कि ये 400 हैं, हालांकि मुझे ये ग्राउंड लेवल पर रियलिटी पता है कि ये नंबर 400 से ज्यादा है, और कमिंग फ्राइडे को ये नंबर और इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि इनकी जो ऑनबोर्डिंग हुई थी वो बैचेस में हुई थी। अभी जो नेक्स्ट बैच है उसका 3rd असेसमेंट होने वाला है फ्राइडे को, और उसमें से भी उन्होंने क्लियर कट एम्प्लॉइज को खुलेआम पहले ही बता दिया है कि हम लगभग 400 के करीबन लोगों को हम यहाँ से घर का रास्ता दिखाने वाले हैं। हायरिंग की जब बात आई तो इन एम्प्लॉइज ने कभी भी इन्फोसिस का दरवाजा नहीं खटखटाया था। कैंपस रिक्रूट्स हैं ये। इन्फोसिस ने 2.5 साल पहले जाकर इन लोगों के कंटिन्यूअस असेसमेंट लिए हैं, इन लोगों की HR राउंड हुए हैं, तब जाकर इन लोगों को ऑफर लेटर मिले, लेकिन 2.5 साल इनको ज्वाइनिंग डेट नहीं प्रोवाइड की गई। जब अक्टूबर लास्ट ईयर में हमने इसके ऊपर कदम उठाए और इसके ऊपर हमने कंप्लेंट रेज करी और मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट को जब हमने इसके बारे में बताया, तब जाकर कहीं कंपनी ने इनको फेजेस में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ऐसे इन्होंने इनकी ऑनबोर्डिंग करी, और अब वापस से इनको हमने इस पे शो उस समय किया था, आप थे उसका पार्ट जी, फिर ट्रेनिंग का हवाला देके फिर असेसमेंट कराए गए। अब यहाँ पे मैं आपको ग्राउंड लेवल रियलिटी बताऊं, इन्होंने कट ऑफ मार्क रखा है दीपक जी 65% का, कि जिस एम्प्लॉय के 65% से कम मार्क्स आए हैं उसको हमने घर का रास्ता दिखाया है। ऐसा इनका मीडिया का स्टेटमेंट है, पब्लिक स्टेटमेंट कंपनी ने एक जाहिर किया है। लेकिन मेरे पास में वो भी एविडेंस है जहां मेरे सामने एम्प्लॉय आया है,
आंसू बहाए हैं, उसने मुझे अपना स्कोर कार्ड दिखाया है, उसके 65% मार्क्स हैं, तो भी उसे घर का रास्ता दिखा दिया। जहां पर दूसरे एम्प्लॉइज हैं जिनको 62 या 61 नंबर मिले हैं, उनको किसी को ग्रेस मार्क देके आई थिंक मुझे लगता है हरप्रीत ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास जो सबूत हैं और जो कंपनी क्लेम कर रही है, इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, और अगर कहीं रॉन्ग प्रैक्टिसेस हुई हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। बट मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इस पूरे सीन को अपने नज़रिए से समझाया कि क्या क्या हुआ है। अब चिनॉय सर, अब आपके सामने हैं, एक तरफ हम यंगस्टर्स को देख रहे हैं, उनकी अपनी आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कंपनीज का अपना एक तौर तरीका है और उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं। क्या हम यंगस्टर्स को समझ नहीं पा रहे हैं सर, या हमारी जो एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें चेंज करना पड़ेगा, नई जनरेशन के हिसाब से सोच बदलनी पड़ेगी? दीपक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जो अभी जो वर्कफोर्स आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन आ रहे हैं, वो एक तरीके से अलग किस्म के वैल्यू सिस्टम्स, अलग किस्म के वर्क एथिक्स लेके आते हैं। जब काम करते हैं तो बहुत मेहनत लगा करके काम करते हैं, लेकिन उनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, उनको अपनी मस्ती भी चाहिए, और एक तरीके से वो है। तो दूसरा जो है कि अगर कंपनी उनको सहूलियत नहीं देते, सपोर्ट नहीं करता है, या उनके साथ कुछ करता है, वो अपना ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में बिल्कुल माहिर है, छोड़ के चले जाएंगे। तो एक उस जो जेन जी, अगर मैं एक शब्द यूज करूं, उनके लिए जो कई इंडस्ट्रीज में उनके जो एम्प्लॉयमेंट के जो कंडीशंस है, उनके लिए सहूलियत है, जो कुछ है। देखिए, कई कंपनी होते हैं जो वहाँ पे अगर आप गूगल का एक हिस्सा ले लें, वहाँ पे तो डॉर्मेटरीज है, जिम्स है, टेबल टेबल्स है, बहुत थिंग है। तो मेरे ख्याल कोई कंपनियां आपने बदल रहे हैं, जिन कंपनियों ने अपनी सोच नहीं बदली है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि जिन कंपनियों ने अपनी सोच बदली है उनको बेटर रिजल्ट्स मिले हैं, उनको रिटेन करने में ज्यादा आसानी हुई है। लेकिन अगर आप बिल्कुल पुराने तौर तरीके से चलेंगे तो आपको क्राइसिस मिलेगी। एक एचआर प्रोफेशनल होने के नाते रजनीश सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे, न्यू एज एचआर पॉलिसीज किस तरह होनी चाहिए, संक्षेप में सर? देखिए दीपक, एक हम लोग का जमाना था कि एक आपने पॉलिसी मैनुअल बना दी एचआर की, तो वो बड़े सालों तक चलता था। वो टाइम गया। जिस तरह से हम लोग एक अंग्रेजी शब्द हम लोग एजिलिटी के बारे में बहुत आजकल चर्चा होता है, और ये टेक कंपनीज के ही थ्रू से आया था कि हमें बड़ा एजाइल रहना है बिजनेस के तौर पे, कस्टमर को अटेंड करने के लिए हर जगह एक एजिलिटी की बात होती है। मेरा मानना है कि एचआर को, कंपनीज को भी अब बहुत ज्यादा एजाइल रहना पड़ेगा टू रिस्पॉन्ड। मतलब जितना आप तेजी से रिस्पॉन्ड करें, जितना आप डायनेमिक रखिएगा अपने एचआर पॉलिसीज को, जितना आप बात करते रहेंगे इस जनरेशन के साथ, ताकि आप उनके सजेशंस को, उनके आइडियाज को आप जितना इंक्लूड करेंगे अपने पॉलिसीज को ग्रो करने के लिए, अपने पॉलिसीज को ट्वीक करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए, वो कंपनीज कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव रहेंगी ऐसे टैलेंट को रिटेन। एब्सोल्युटली, यानी कि सार्वजनिक मंचों से शिकायत मत कीजिए, बल्कि इम्प्रोवाइज कीजिए अपनी एचआर पॉलिसी को। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोगों से बात करके समझ में जो आ रहा है, देखिए, कंपनीज कैन नॉट डिमांड एम्प्लॉय लॉयल्टी व्हेन दे शो नन इन रिटर्न। आपको उनको देना पड़ेगा, उनकी बात, उनकी स्थिति को समझना पड़ेगा, शायद तब आपकी बात बने। शिकायतों से कुछ नहीं होगा, शिकायतों के पिटारे भरते रहेंगे, लेकिन नई जनरेशन की सोच को समझिए और खुद की सोच बदलिए, शायद ये वक्त की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हरप्रीत सिंह सलूजा, थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने। रजनीश सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया चिनॉय सर, आपका भी शो में आने के लिए। शो में इतना ही, नमस्कार।